Bachcho, how are you? Dear student, today I will continue the exercise 8.1, the next question of your exercise. This is question number 10. Okay. In triangle PQR, right angled at Q. PR plus QR is equal to 25 centimeter. PQ equal to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P. ठीक है, तो हमें एक ट्राइंगल दिया है और इस ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर, राइट एंगल क्यू पर बन रहा है और कुछ यहाँ पे वैल्यूज़ दिए गए हैं। पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो पहले फिगर को बनाते हैं हम लोग। फिगर क्या है आपका? पी क्यू आर, राइट एंगल क्यू को देना है, ये पी रख लेते हैं और ये आर हो गया। अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट? पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। पी आर और ये जो क्यू आर, इन दोनों को मिला के इन दोनों का सम 25 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज हो गया। अभी तक आपको वैल्यूज़ है ना सिंगल साइड्स के दिए रहते थे, जैसे ये पी क्यू का दिया गया, पी क्यू इक्वल टू 5, ये 5 सेंटीमीटर है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, दो साइड्स को सम करके, दो साइड को ऐड करके उसका सम दिया 25। तो यहाँ पे चैलेंज हो गया, मतलब ये वाली साइड ये साइड दोनों ऐड करके दिया गया है ना। तो मान लेते हैं लेट, हम किसी एक साइड को एक्स लेट कर लेते हैं, क्यू आर को या फिर पी आर को। तो मान लीजिए हम क्यू आर को एक्स लेट कर लिए, तो ये बताइए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 25 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये दोनों मिला करके 25 है। तो जब हम इसको एक्स ले लिए तो ये बाकी कितना बचा? 25 माइनस एक्स बचा। क्लियर? तो क्वेश्चन को सॉल्व यहीं से करेंगे हम लोग, सोल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लेट कर लेते हैं। लेट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स यूनिट। ठीक, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। और पी आर का वैल्यू कितना है? थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं सिस्टमेटिक, जो दिया गया है ना, इन ट्राइंगल है ना, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। पहले जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं हम लोग, पी क्यू आर। पी क्यू इज इक्वल टू कितना बच्चों? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब आप लेट करोगे, है ना, लेट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स यूनिट। सो दिस इम्प्लाइज दैट जो ये वाला वैल्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा? पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। इतना बात समझ में आ गया? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है, एक्स का वैल्यू अगर आ जाता तो हम साइन पी, कॉस पी और टेन पी को आराम से ला देते हैं। साइन पी लाना होता तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात है एक्स का वैल्यू लाना। तो एक्स का वैल्यू लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पी आर स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। सबका वैल्यू पुटअप कर लो। पी आर का वैल्यू कितना है? 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। पी क्यू का वैल्यू है 5 स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस है ना, पहले का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 50 हो जाएगा। 50x 2ab इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। इतना समझ में आ गया? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मर गया। अब ट्रांसपोज कर लेते हैं, 25 को इस साइड ट्रांसपोज कर लो और 50 को उधर कर लो। 50 को उधर करने से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 50x इज इक्वल टू, और इसको इधर कर लो तो इस साइड आकर के माइनस हो जाएगा 600। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 600/50। ये देखो बच्चों मर गया, ये 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 12।
एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। जब एक्स का वैल्यू 12 आ गया तो पी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स 12 मतलब क्यू आर का वैल्यू। तो देयर फोर क्यू आर इज इक्वल टू आपका आ गया 12 एंड ये जो पी आर था वो कितना हो जाएगा, तो 25 माइनस एक्स का वैल्यू 12 है, तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर है मान लेते हैं क्योंकि सेंटीमीटर में सब दिया गया। अब आपसे लाने के लिए क्या बोल रहा है बच्चों, तो लाने के लिए बोल रहा है क्या, पहला साइन पी कॉस पी टेन पी। नाउ साइन पी इज इक्वल टू, साइन पी मतलब इस फिगर में परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है भाई, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू आ गया 12 और हाइपोटेनस है 13, ठीक ना, कॉमा कॉस पी क्या हो जाएगा, बेस अपन हाइपोटेनस मीन्स 5 अपन 13 एंड लास्ट टेन पी इज इक्वल टू हो जाएगा, टेन पी मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस, तो 12 अपान 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सिंपल था, है ना, आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा साइड को यहाँ पे दूसरे वे में दिया था, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट्स प्रॉपर इसी वे में करेंगे, ठीक ना। क्लियर है, ये 2 मार्क्स का है क्वेश्चन, एग्जाम में आएगा 2 मार्क्स आपको मिलेगा। ओके, नाउ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, एनसीईआरटी की आपकी बुक है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या करना है, ट्रू फॉल्स को बताना और उसको जस्टिफाई करना है, ठीक है ना। स्टेट वेदर द फॉलोइंग और ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये नहीं कि बस ट्रू और फॉल्स कर दिए, आपको एक्सप्लेन भी करना, जस्टिफाई भी करना, ठीक ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या जो वैल्यू होता है 10a का वो हमेशा 1 से छोटा होता है, नो, ठीक है। तो ये फॉल्स होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों होगा फॉल्स, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग समझिए ध्यान से और मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। फॉल्स बिकॉज जानते हैं आप लोग होता क्या है, बिकॉज 10a का फार्मूला पहले क्या होता है फिगर में, हाँ, राइट ट्राइंगल में 10 का क्या फार्मूला था, अभी तक हम लोग यूज़ कर रहे थे, हम लोग यही देख रहे थे कि अपोजिट साइड ऑफ जो भी एंगल है, सपोज करो कोई फिगर है, मैं ले लेता हूँ, सपोज करो यही फिगर मैं ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ए कर लेता हूँ, है ना, ये बी है, सपोज करो ये सी है, ये 90 डिग्री है। अब बोल रहा है टेन ए है तो यहाँ पे एक्यूट एंगल है, तो अपोजिट साइड का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो हम ट्राइंगल के रेफरेंस में इसको क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड ऑफ एंगल है, यही नहीं बोलेंगे, अपोजिट साइड ऑफ एंगल है, ये जो साइड है इसको क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड ऑफ एंगल है, ए के अपोजिट साइड, और अपान बेस को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर अपान ये बेस है, तो परपेंडिकुलर को मैंने बोला अपोजिट साइड ऑफ एंगल है, और ये बेस को बोलूँगा क्या, एडजेसेंट, ADJECENT, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल है, यही होता है ना, ये एडजेसेंट साइड होता है इस एंगल का, इसी के रेफरेंस में मैं बता रहा हूँ। तो ये जो साइड है इसको ए का एडजेसेंट कहेंगे, एडजेसेंट मतलब होता है पड़ोसी, ठीक है, पास का, तो ये पड़ोसी हो गया और ये इसके अपोजिट हो गया, क्लियर है। और हम जानते हैं इफ़, मान लेते हैं कि हम लोग जानते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा ये छोटा वैल्यू आएगा, जो फॉल्स बोला जा रहा है कि tan a का वैल्यू हमेशा छोटा आएगा, नहीं, ज़रूरी नहीं है। सपोज करो ये मैं 4 ले लेता हूँ और ये 3 ले लेता हूँ, है ना, और tan a के हिसाब से क्या हो जाएगा, 4/3 होगा। अब 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, कुछ आएगा। लेकिन अगर मैं 3/4 करूँगा तो ये देखो 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये तो छोटा हुआ, लेकिन ये छोटा हुआ नहीं हुआ, इसीलिए ये फॉल्स है, इसीलिए ये फॉल्स है। ये 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ये जब बड़ा होगा इस बेस से तो 1 से ज़्यादा आएगा, और अगर छोटा आएगा तो भाई छोटा ही आएगा। तो हमें बोल रहा है कि हमेशा छोटा होता है, नो, हमेशा छोटा नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं, इफ़ अपोजिट साइड इज ग्रेटर दैन adjacent side, adjacent side
ऑफ एंगल ए, ठीक। देन दी वैल्यू, आप लोग ऐसे ही करोगे, ठीक है, ऐसे अपनी कॉपी में राइट कर लीजिएगा। देन दी वैल्यू ऑफ tan a, ये जो tan a का वैल्यू होता है इज ग्रेटर होगा किससे, ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा होगा, और आपने देखा कि एक से बड़ा है, ठीक है, 1.3333 आता जाएगा ना, एक से बड़ा होगा। अब हम लोग सेकेंड पार्ट को देखेंगे। सेकेंड पार्ट क्या आपका बुक में देखिए, मैं बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि थोड़ा सा ऐसे ही हो जाएगा, बुक से ही काम चल जाएगा। sec a इज इक्वल टू 12/5 कह रहा है कि मान लीजिए यही फिगर था जो अभी हमने बनाया था, कह रहा है कि जो sec a का वैल्यू है वो 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। sec a का वैल्यू क्या 12/5 हो सकता है, क्या 12/5 हो सकता है कब, जब एंगल ए कुछ हो, कोई एक्यूट एंगल हो, 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री कुछ भी, ए का वैल्यू मतलब कोई वैल्यू है, ठीक है, कोई एंगल ए है और वो एंगल एक्यूट एंगल होना चाहिए, यानी 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो एंगल ए के लिए क्या सेक ए का वैल्यू 12/5 हो सकता है, मतलब जब एंगल ए का कोई एक्यूट एंगल होगा एंगल ए के प्लेस पे, तो क्या उस समय सेक ए का वैल्यू अगर आएगा तो क्या वो 12/5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी, ट्रू हो सकता है ये। क्यों हो सकता है, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि जो बिकॉज सेक ए का जो वैल्यू होता है इस फिगर के रेफरेंस में वो क्या होता है, हाँ, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, यानी हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ ए, यही होता है ना। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल यही होता है, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं। एंड हम ये भी जानते हैं, एंड वी नो दैट हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होगा। भाई जब हमारे फार्मूले में हाइपोटेनस ऊपर है और एडजेसेंट साइड नीचे है तो हाइपोटेनस हमेशा बड़ा भी होता है, ठीक है। जैसे ये अगर 3 है, ये 4 है, तो ये 5 आएगा, क्लियर आएगा ना पाइथागोरस से। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये 5/3 होगा कि नहीं होगा, ये 5/3 होगा कि नहीं, तो बताओ ये बड़ा है कि नहीं है। सेम उसी तरीके से अगर है 12/5 तो क्या ये बड़ा नहीं हो सकता, ये 12 नहीं हो सकता, ये 12 हो सकता है और इससे छोटा है, यानी हाइपोटेनस बड़ा होना चाहिए। सेक ए का वैल्यू अगर लाना है तो हाइपोटेनस बड़ा होना चाहिए, और ये हमें बड़ा दिया भी हुआ है, 12 इट इज ग्रेटर देन 5, ठीक, इतना समझ में आ गया। तो मैं वही लिख रहा हूँ, एंड वी नो दैट हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन किससे बड़ा होता भाई, एडजेसेंट साइड, ठीक है, एडजेसेंट साइड से बड़ा होता है। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन होगा, जस्टिफिकेशन। आपसे कोई पूछेगा तो आप यहाँ से ऐसे बताइएगा, क्लियर। आप अपने से एग्जाम्पल भी कुछ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नो। अब हम लोग तीसरा पार्ट देखेंगे इसका, जो तीसरा पार्ट क्या बच्चों, तीसरा पार्ट है, कह कि cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट पढ़ेंगे इसको, COSECANT ऑफ एंगल ए। कह रहा cos a जो होता है वो एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म जानते हैं ना, तो कह रहा शॉर्ट फॉर्म है किसका, कोसेकेंट के प्लेस पे यूज होता है, नो ये रॉन्ग है, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, फॉल्स इसलिए है क्योंकि जो कॉस होता है वो बच्चों यूज होता है किसका शॉर्ट फॉर्म है, कोसेकेंट का नहीं है। ये आपको बताया गया है पहले ही लेक्चर में बताए थे, इंट्रोडक्शन ऑफ जो ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर था इंट्रो, उसी में मैं बताया था कि ये कोसाइन का होता है, COSIN, कोसाइन है ना, ऑफ एंगल है। कैसे, ये शुरू के 3 लेटर को यूज कर लोगे तो ये कॉस बन जाएगा, और क्वेश्चन में कह रहा है कोसेकेंट, COCANT, इसलिए रॉन्ग है, क्लियर है, कोई दिक्कत। 4 वाला क्या है,
पार्ट 4 कह रहा है कि पार्ट 4 में बच्चों बोल रहे हैं यहाँ पे सेम उसी तरीके से cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। नो, ये गलत है। कह रहा है cot A जो होता है वो प्रोडक्ट है, यानी मल्टीप्लाई करके आया है किसका, cot और A का। ये तो वही मैथ वाला रूल अप्लाई कर रहा है कि जो cot A है अगर ऐसे लिखा इसका मतलब बीच में मल्टीप्लाई है, ऐसा नहीं होता। ये ऐसे नहीं है कि x और y के बीच में इंटू हो रहा है, ये वाला लॉजिक नहीं है, है ना। x और y के बीच में यहाँ पे हम लिखते हैं ना भाई, कहते हैं कि 2x और y के बीच में यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए प्रोडक्ट है 2xy का, 2 का x का और y का। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये cot और a का जो है ये प्रोडक्ट है, नहीं, ये रॉन्ग है, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे क्यों, क्योंकि ये जो cot A होता है बच्चों, ये होता है आपके किसका होता है, एब्रीविएटेड फॉर्म है ये कोटेंजेंट का। तो लिखोगे फॉल्स है, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि बिकॉज जो बच्चों cot होता है, cot A जो है इज यूज्ड, है ना, इज यूज्ड फॉर कोटेंजेंट। क्या होता है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, है ना। टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट पढ़े हो ना, टेंजेंट, टेंजेंट में को लगा देंगे तो ये को टेंजेंट हो जाएगा, और इसके 3 लेटर यूज कर लेंगे तो ये कॉट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये था आपके 4 क्वेश्चंस, और लास्ट क्वेश्चन आपका है, लास्ट क्वेश्चन को भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। लास्ट जो 5th वाला क्वेश्चन आपका है, ठीक है। 5th वाला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों बोल रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। कह रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 ये हो सकता है या होता है फॉर सम एंगल थीटा, नहीं, ये भी फॉल्स है। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जो फिगर है, इस फिगर में बच्चों ये चीज़ है, ठीक, ये एंगल है तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस है और ये बेस होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है ना, यानी हाइपोटेनस बड़ा होना चाहिए और ये क्या है यहाँ पे छोटा है। ये 4 रहता तो चलता, है ना, तब ये सही रहता, लेकिन यहाँ पे ये स्मॉल, इसलिए ये रॉन्ग है। तो हम लोग इसको लिखते हैं फॉल्स। क्यों फॉल्स रहेगा, बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू, बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। और हाइपोटेनस यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 रहना चाहिए, बड़ा रहना चाहिए। फिगर में बड़ा है तो वैल्यू भी तो बड़ा होना चाहिए, कि फिगर में बड़ा रहे और वैल्यू में छोटा रहे तो चल जाएगा, है ना। एंड वी नो दैट hypotenuse is always greater than adjacent side of angle A, ठीक है, कोई दिक्कत। ये था आपका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये था, हमें पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये मैं एग्जांपल लिया हूँ, ये चीज़, इस चीज़ को एग्जांपल लेके बताया गया है। बहुत अच्छा है कि ये एग्जांपल भी ले लिया है इस क्वेश्चन में। आप कुछ भी लोगे तो हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होगा, यानी ऊपर का वैल्यू क्या होना चाहिए, छोटा, और नीचे का वैल्यू हमेशा बड़ा। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस है, फिगर में हाइपोटेनस बड़ा था, यहाँ पे भी हाइपोटेनस का वैल्यू बड़ा होना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों ये था आपका 5 थे
ट्रू फॉल्स जो कि हमने एक्सप्लेन किया। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पीछे से आंसर शीट देख लेते हैं या कहीं से भी पूछ के कर लेते हैं ट्रू फॉल्स, उनको एग्जैक्ट वो एक्सप्लेनेशन जस्टिफिकेशन नहीं मालूम होता है। तो आप सभी लोग इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है, और इसको प्रॉपर अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा, नोट कॉपी में, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज थी आपकी 8.1, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक हमने लेक्चर अलग अलग वीडियोस बनाए आप लोगों के लिए। और एक ही वीडियो बनाते एक या दो तो बहुत लेंदी हो जाता, आप लोगों को थोड़ा सा वो लगता बोरिंग, इसलिए मैं इसको पार्ट पार्ट में वीडियो बनाया ताकि आप लोग छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे तो पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा आपको जो सीरीज़ था 8.1 का वो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, उसको रेक्टिफाई किया जाएगा, उसको आपके सामने फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा क्वेश्चंस को, जो भी प्रॉब्लम है। क्योंकि जानते हैं नेक्स्ट जो हमें टॉपिक पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, बच्चों यहाँ पे है ये जो है ना, ये जो एक्सरसाइज आने वाली है ये 8.1 तक जिसको भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा उसी को आएगा समझ में। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के जो भी टॉपिक आते हैं वो प्रीवियस टॉपिक से इंटरलिंक होते हैं, है ना। और आपको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से आना चाहिए। कोई भी आगे की जो भी एक्सरसाइज 8.2, 8.3, 8.4 है ना, 8.4 तो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें जो भी फार्मूला हैं, जो भी एप्लीकेशंस हैं, सब प्रीवियस एक्सरसाइज के रिलेटेड फार्मूला यूज़ होंगे। तो आप सभी लोग सारे फार्मूले को कंटिन्यू करके और प्रॉपर प्रैक्टिस करिए, इससे आपको चीज़ें आ जाएंगी। और वीडियोस को केयरफुली देखिए, है ना। मैंने बताया था कि नोटिफिकेशन ऑन होगा तो आपको प्रॉपर टाइम पे मिल भी जाएगा वीडियोस, इसलिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए सब्सक्राइब करने के बाद, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स होगा। कुछ नया होगा, कुछ अच्छा होगा, ठीक है। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। गुड बाय।